इस वीडियो में आज हम 71 जो है अभी 13 सितंबर को जो है बीपीएससी का पेपर हुआ था ना, उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बीपीएससी का पेपर हुआ था। ठीक है, इसको देखते हैं। तो इसके हम बस आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला दिया है कि यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक एचडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा जो 1990 में 58.6 वर्ष थी, या 2023 में कितनी हो गई है। तो ये 2023 का पूछ रहा है। तो 2023 में क्या 72 वर्ष थी, 73, 74 या इनमें से एक से अधिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 72 वर्ष थी। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दिया है कि फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट जो है किस शहर में आयोजित हुआ था। तो एआई एक्शन समिट कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में, पेरिस में, रोम में या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पेरिस में। और 2026 में कहाँ होगा? 2026 में ये दिल्ली में होगा। ठीक है, दिल्ली में। आगे देखते हैं। तो आगे सवाल क्या पूछ रहा है? दिया है कि 3 नंबर पे कि 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एमा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला है। तो फिल्म का नाम देखिए, ला ला लैंड है, या पुअर थिंग्स है, या द फेवरेट है, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पुअर थिंग्स के लिए मिला है। 4th नंबर पे देखते हैं। तो किस गुजराती फिल्म ने 70वीं राष्ट्रीय फिल्म फेयर फिल्म पुरस्कार जो है में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो क्या है? हेल्लोरो है, या हेल्लो शो है, या कच्छ एक्सप्रेस है, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कच्छ एक्सप्रेस। ठीक है, और ये सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, दिया है 5th नंबर पे कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेबन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो पहला है हुन्सो कर्मा, दूसरा है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, और तीसरे हैं मियाजाकी हायाओ। तो इनमें से कौन थे ये पुरस्कार पाने वाले? तो इसमें से तीनों होंगे। ठीक है, ये देखिए, ये जापान से संबंधित है, जापान से। और जो है इन दोनों का, ये शायद म्यांमार से हैं और ये थाईलैंड से होंगे शायद। आगे देखते हैं। ये आगे देखते हैं। तो 6 नंबर पे पूछा है कि आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया है कि आकाश तीर भारतीय सेना का एक जो है, इसका डी वाला है। तो आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है। ठीक है, और फिर दिया है बी पे, यह भारत की व्यापक C4ISR प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है। और सी में दिया, यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकर के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ये तीनों सही है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक सही है। 7 नंबर पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है। तो ऑप्शन ए है F-35 लाइटिंग सेकंड, और जो है दूसरा है तो मुख्य युद्धक टैंक MBT अर्जुन, और तीसरा है उन्नत तोप आर्टिलरी गन सिस्टम। ठीक है, और डी में है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे दिया है कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है। तो 15 जनवरी, 27 जनवरी या 10 फरवरी।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 27 जनवरी। आगे देखते हैं। तो आगे 9th नंबर पे दिया है कि बानू मुश्ताक किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। तो आप लोग ये नाम रखिएगा, बानू मुश्ताक, इनकी बुक है, तो इसको जो है बुकर प्राइज मिला है। तो उनकी बुक का क्या नाम है? लाइट ऑफ द हार्ट, हार्टलैंड, सोल लालटेन, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हार्ट लैम्प को मिला है। अब आते हैं 10th नंबर पे। तो 10th नंबर में दिया है कि सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उनमें शामिल नहीं है? तो झेलम, रावी, सतलुज, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये जो है शामिल नहीं है, बाकी रावी और सतलुज ये शामिल हैं। ठीक है, भारत की नदियों में। आगे देखते हैं। तो 11th नंबर पे दिया है कि यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप सीपीएम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ सही पूछा है। तो देखते हैं, इसमें दिया है सीपीएम में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है। ठीक, और फिर सेकंड में है कि शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है। और फिर है थर्ड पे कि यह पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी का एक प्रमुख संकेतक मानता है। और डी में दिया है कि इसमें क्षमता गरीबी के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वच्छ पेयजल तक की पहुंच की कमी शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन, एक मिनट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है, देखिए ये पुरुष की निरक्षरता की बात नहीं करता है और इसमें स्वच्छ पेयजल की बात भी नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 2 ये सही है। ठीक है, बच्चों के कुपोषण की बात को शामिल किया गया है और जो है महिला के बारे में बोला गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है 12th नंबर पे? यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024 से 25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? ठीक है, तो 10 वस्तुएं शामिल की गई रही होंगी, उनमें से एक कौन नहीं था? तो देखिए पेट्रोलियम और उत्पाद ये तो होता ही है, और लौह और इस्पात भी होता है, लेकिन उसमें बासमती चावल शामिल नहीं था। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो 13th नंबर पे इसमें दिया हुआ है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ISFR 2023 के अनुसार जो है, पहला दिया कि देश का कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% है। ये 15% नहीं है, ये 25% है। ठीक है, आते हैं। और बी में दिया कि सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र RFA वाले शीर्ष 3 राज्य झारखंड, अंडमान और निकोबार और मणिपुर है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब वन सबसे ज्यादा, मतलब वन का क्षेत्र है। तो ये तो देखते हैं, अभी ये भी शायद गलत ही है। और फिर सी में दिया कि सबसे अधिक वृक्षावरण जो है महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है और इसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का है। या डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखिए, पहला तो गलत हो गया और दूसरा देखिए बड़े शीर्ष 3 राज्य झारखंड, अंडमान निकोबार और मणिपुर ये सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र, ये गलत है, मतलब नहीं है। और दिया है कि सी में सबसे अधिक वृक्षावरण जो है महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पे देखिए एक वृक्षावरण की बात करता है, एक फॉरेस्ट की बात करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, लेकिन आंशिक रूप से सही नहीं है, मतलब गलत भी हो सकता है। आगे देखते हैं। तो इसका देखते हैं कि क्या उत्तर माना जाता है। ठीक है,
तो 14 पे देखते हैं 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी। तो देखिए 2023 में वैश्विक सेवा जो निर्यात किया गया था किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी। पहला है रूस, दूसरा है आयरलैंड, तीसरा इंडोनेशिया, डी वाला है इनमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, रूस से था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है 15 नंबर पे है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यू विन पोर्टल जो है इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, पहला दिया है कि यह क्यूआर आधारित ई टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है। फिर दिया है कि यह माता पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों आभा के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है, या पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सही नहीं पूछा है, तो इसमें देखिए पहला सही है। ठीक है, यह जो है ई टीकाकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करता है, जैसे कोविड के टाइम में हुआ था। ठीक है, और सी वाला भी सही है कि 11 क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध है, लेकिन इसका जो सही नहीं है वो है ऑप्शन बी। ठीक, आगे देखते हैं। तो 16 नंबर पे दिया है कि किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है। तो यह किसके साथ किया है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय, दूसरा है राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान NIUA, या नीति आयोग, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान। ठीक, आगे देखते हैं 17 नंबर पे दिया है 31 अक्टूबर 2014 को भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़कों की लंबाई है। तो सबसे लंबी सड़कें कहाँ बनी हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इन तीनों में सबसे लंबी पूछा है तो ये है राजस्थान में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे दिया है 18 नंबर पे कि किसान ऋण पोर्टल जो है KRP के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखते हैं, पहले में दिया कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नाबार्ड। ठीक है, तो ये देखिए अनुदान और पुनर्भुगतान, ये नाबार्ड तो शामिल रहेगा ही। ठीक है, तो नाबार्ड यहाँ पे दिया हुआ है। फिर बी में दिया है भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड, नाबार्ड यहाँ पे भी है। और सी में कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और भारतीय रिजर्व बैंक, और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ठीक है, मान लीजिए इसका आंसर नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि कृषि के लिए अनुदान जो है नाबार्ड करता है। ठीक है, तो नाबार्ड यहाँ से हो गया। और देखिए यहाँ पे रिजर्व बैंक है और यहाँ पे भी रिजर्व बैंक है, तो हाई चांस है या तो आप लोग ए मारेंगे या तो बी मारेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। 19 नंबर पे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, ये बात सही है। यह दुनिया का 7वें सबसे बड़े हैं और 2024 में लगभग 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीओपी घाटे के कारण कमी आई है, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये भी सही है और ये भी सही है, ये हमारा गलत है। ठीक, आगे देखते हैं। 20 नंबर पे दिया है कि एनएफएस जो है
5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया है? तो ये जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं। तो आगे इसको थोड़ा छोटा करते हैं। 21 पे दिया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो एक तरफ देखिए जो है ये योजनाओं के नाम दे रखा है, जैसे मिष्टी, लाइफ, NAC, ANC, AP या PAT, और इन सब का उद्देश्य क्या था और ये सब लॉन्च कब किए थे। ठीक है, तो इसका देखिए सबसे पहले जो हम लोग को पता होगा, पहले उसको देखते हैं। तो ये देखिए, ये पर्यावरण के लिए जीवन शैली, ये लाइफ पहल जो है ये कब आया था? तो ये जो है इसको 4 से मिलाते हैं। ठीक है, ये नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 लॉन्च किया गया था, तब इसकी पहल की गई थी। ठीक है, तो सी का 4 ऑप्शन सी में है। ठीक है, अब देखते हैं ए का 2 जो है, ए का 2 हो जाएगा, और बी का ये मिष्टी जो है कब आया था? तो 2023 और 24 के केंद्रीय बजट में मतलब इसका जिक्र किया गया था। और डी का क्या हो जाएगा? तो डी का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो अगला क्वेश्चन है कि 22 पे दिया है कि वार्षिक PLFS 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार ए में दिया है कि 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदार दर जो है अधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये बात तो सही है कि मतलब शहरी महिलाओं की तुलना में ये ग्रामीण वाली महिलाएं जो हैं इनका श्रम बल जो है भागीदार अधिक है, अधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, अब फिर बी में क्या दिया हुआ कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में से 90% जो है राज्यों में कार्यबल भागीदारी सभी उम्र के लिए राष्ट्रीय औसत 43.7% से नीचे है। तो यहाँ पे देखिए 90% की बात कर रहा है और वो भी 36 स्टेट की बात कर रहा है, और यहाँ पे राष्ट्रीय औसत जो है 43.7 से नीचे बता रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड भी। तो कृषि में महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी 2017-18 से 2024 तक काफी कम हो गई है। तो ऐसा नहीं है, मतलब काफी कम हो गई है इसका मतलब जैसे बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। तो इसमें क्या पूछा है कि रिपोर्ट के अनुसार क्या सही है? तो इस हिसाब से देखा जाए तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया 23 पे कि निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? ठीक है, तो एक राष्ट्र एक सदस्यता या अनुसंधान और नवाचार उत्कृष्टता फ्रेमवर्क या अटल इनोवेशन मिशन या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका क्या नहीं था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन। आगे देखते हैं 24 पे देश के सकल मूल्य वर्धित मतलब GVA में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों की हिस्सेदारी 2020 से 21 में जो है डैश दिया हुआ मतलब कुछ संख्या भरी जाएगी से बढ़कर 2023 22-23 में कितनी हो गई है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी है। 2020-21 में यहाँ पे 27.3% था। ठीक है, और फिर 2020 से 23 में जो है ये 30.1 हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो 25 पे दिया हुआ है कि भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? ठीक है, दिया हुआ है कि भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। ठीक है, और फिर दूसरा दिया है कि भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा
उत्पादक है। ठीक। और तीसरा दिया है कि भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित है। तो इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ सबसे पहले तो देखते हैं कि इसमें से गलत क्या है। तो ये हमारा दूसरा वाला गलत है, जो है भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो चीन है। ठीक है, हम लोग सेकंड स्थान पे हैं। इंडिया जो है ये सेकंड स्थान पे है। और अगर 2 कट गया तो हमारा ये कट गया, इसका मतलब एक उपरोक्त में से एक से अधिक। अब देखते हैं, थर्ड पे दिया है कि भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल स्रोत और दूर निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित है। तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे सवाल में क्या पूछ रहा है? ये 25 हो गया। अब 26 पे चलते हैं। ठीक है, 26 पे दिया है कि बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल नामांकन बढ़ाना, मतलब स्कूलों में बच्चों का जो नामांकन होता है उसको बढ़ाना। बी में है कि वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। और सी में दिया ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिशन दक्ष का उद्देश्य था कि जो बच्चे कमजोर हैं उनको व्यक्तिगत रूप से सलाह प्रदान करना, ताकि वो अदर बच्चों के साथ मतलब आ सके। आगे देखते हैं 27 में, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 में युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन से घटक नहीं है? ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं होगा? शिक्षा प्रणाली में जीवंतता। देखिए, शिक्षा युवा की बात किया तो शिक्षा प्रणाली में जीवंतता मतलब शिक्षा को आगे बढ़ाना या मजबूत करना, तो ये तो होगा ही। समर्थन के लिए नियामक समर्थक। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या नहीं है? कौन सा घटक नहीं है? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी है, अंतरराष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं, ये नहीं है। आगे देखते हैं 28 पे, तो दिया है 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए दिया है कि मौजूदा कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी पिछले वर्ष की तुलना में 2023 से 24 में 12.8% बढ़ी है। ठीक है, और फिर दिया है बी में 2023-24 में बिहार की जीएसवीए स्थिर मूल्य में तृतीय क्षेत्र की अनुमानित हिस्सेदारी 58.6% थी। और सी में दिया सकल अस्थायी पूंजी निर्माण जो है 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी का 4.6 था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक जो है इसमें सही है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है कि 29 पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 9 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफी गिरावट का अनुमान है। ठीक है, और फिर दूसरे में दिया है बिहार का जनसांख्यिकीय लाभांश जो है 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। ठीक है, और तीसरे में दिया कि बिहार में बुजुर्ग आबादी जो 60+ है भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है। ये तीनों ही बातें सही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बोला है। तो 30 नंबर के क्वेश्चन पे आया है कि PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, तो पहला है कि ज्यादातर महिलाएं औपचारिक नियमित वेतन वाली नौकरियों में कार्यरत हैं। तो ये सही है।
या बी वाला अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्योगों में सहायक के रूप में काम करती हैं। सी वाला अधिकांश महिलाएं द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत है या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए, ज्यादातर महिलाएं औपचारिक रूप से नियमित वेतन वाली नौकरियां करती हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। और सी वाले में देखिए अधिकांश महिलाएं द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत है, तो ये भी नहीं है। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं 31 में, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति शक्ति निहित है किसके पास? संघ लोक सेवा आयोग में, प्रधानमंत्री कार्यालय में, कर्मचारी चयन आयोग में, या लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श से राष्ट्रपति में। ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे दिया है कि भारत का महान्यायवादी होता है, तो कौन होता है? कि राष्ट्रपति को विधिक मामले पे परामर्श देता है, या सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई हेतु आहार नहीं, या संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता, सरकार को पूर्णकालिक सलाहकार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। ये भारत सरकार का जो है सलाहकार होता है। ठीक है। आगे देखते हैं 33 पे दिया है कि भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में आता है? ठीक है। तो वन्य जीवों की सुरक्षा, कृषि पर आय, विद्युत उपभोग अथवा बिक्री पर कर, या मूल नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए वन्य जीवों की सुरक्षा, तो इस पे जो है स्टेट और सेंट्रल दोनों कानून बना सकते हैं, तो वन रहेगा। तो वन देखिए बस इसमें है, तो हमारा ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। और मूल नियंत्रण, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1 और 4। ठीक है। आगे देखते हैं। तो 34 पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व जो है गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? तो ग्राम पंचायत का गठन ये था, समान नागरिक संहिता ये नहीं था, और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर औद्योगिक की प्रोन्नति। ठीक है। और काम का अधिकार, तो काम का अधिकार नहीं था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है। जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति, तो 1 और 3 ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें पूछा है कौन सा नहीं है। ठीक है। ये राइट मतलब मैंने बता दिया कौन सा है। तो इसमें है, इसमें देखिए ये गांधीवादी सिद्धांत का है। ठीक है। तो ये नहीं ये कट जाएगा, और समान नागरिक संहिता ये नहीं था। और यहाँ पे ये देखिए कुटीर उद्योग को बढ़ाने के लिए बोले थे, तो ये भी है। और काम का अधिकार ये नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? 2 और 4। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है। यहाँ पे नहीं पूछा है। आगे देखते हैं 35 पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है। शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची, राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन छठी अनुसूची, और संघ सूची जो है 7वीं सूची में है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। ये शपथ का प्रारूप जो है तीसरी में नहीं है। अब आते हैं 36 में। तो केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक। तो पहला दिया हुआ है कि मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। और दूसरा दिया, प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। तो इसमें देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखिए ये प्रधानमंत्री की सलाह पे जो है राष्ट्रपति जो है प्रत्येक मंत्री को मतलब मंत्रालय देते हैं। ठीक है। तो ये तो ठीक है, प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श मतलब उनके सलाह पर आवंटित किया जाता है। तो ये बात सही है।
पहले में दिया कि मंत्रालय का विभागों का निर्माण जो है प्रधानमंत्री द्वारा, यहाँ पे देखिए कैबिनेट सचिव दिया है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर केवल 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे 37 पे दिया हुआ है कि राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है, ठीक है। तो दिया है कि महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार है, ठीक है। और फिर दिया है विधायिका में मतलब विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। और फिर सी में कि यह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा कर सकती है, ठीक है। और डी में दिया कि किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्रवाई को वैधता पर प्रश्न किए जा सकते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये राज्य की विधायिका के बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विधायिका में जो कार्य है वो केवल राज्य की सरकारी भाषा, ये देखिए एक राज्य की भाषा हो गई है और फिर या तो हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 नंबर पे दिया है कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि सामान्य जन का हित संरक्षित हो, विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध न हो, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नजरअंदाज किया जा सकता है, या सामूहिक हित वृत्तकर नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए प्रतिबंध वो लगा सकता है, लेकिन जो है ये ध्यान में रखना है कि सामान्य जन का हित जो है वो संरक्षित होना चाहिए और विद्यमान सामाजिक मूल्य और सामाजिक जो आवश्यकताएं हैं वो बाधित ना हो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं 39 पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? तो मंत्रिपरिषद, भारत का राष्ट्रपति, मतलब संसद विधि द्वारा, या संघीय कैबिनेट द्वारा। तो इसका राइट आंसर कौन? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। संसद विधि द्वारा वित्त आयोग की अर्हता का निर्धारण किया जाता है। आगे देखते हैं 40 नंबर पे दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है, स्थगन का सत्र अवसान होता है, विघटन सदन को समाप्त करता है, स्थगन जो है सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। जो है क्या सही नहीं है पूछा है ना, तो ये फोर्थ वाला सही नहीं है। जो है स्थगन जो है सदन का नेता नहीं करता है, ठीक है। तो ये कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है, ठीक। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 41 में दिया हुआ है कि 41 में दिया पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? तो पहला है कि ब्लॉक समिति का अध्यक्ष, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा जिला परिषद का अध्यक्ष और चौथा क्या? राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। 42 पे आते हैं। तो सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। पहला है कि भारत के निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों से निर्यात में, और दूसरा है घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। दोनों की बात करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दिया है 43 नंबर पे कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार सृजन, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, जनता में राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना, या जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने के योग्य बनाना। तो इसका देखिए राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। 44 पे दिया है निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? या अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, या अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न नहीं है,
इस प्रस्ताव में कारण का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है। सदन की अनुमति से इसे प्रस्तावित करने हेतु आवश्यक नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर जो है इसका या तो ए होगा या तो बी होगा, क्योंकि इन दोनों का तो कोई मतलब नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, या अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। ठीक है, निंदा प्रस्ताव अलग होता है, अविश्वास प्रस्ताव अलग। अब 45 पे आते हैं। तो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों की अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, राज्यों के बीच विवाद, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, मौलिक अधिकारों का संरक्षण या संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जो है दोनों ही मौलिक अधिकारों का संरक्षण करते हैं। 46 में देखते हैं। तो कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था? पहले हैं लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, लाला लाजपत राय। आगे देखते हैं। तो आगे दिया है कि 47 में दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? लॉर्ड मिंटो था, लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड हार्डिंग था या लॉर्ड वेवेल था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, हार्डिंग की कार पे बम फेंका गया था। 48 में देखिए। तो 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर किसे मिला था? ठीक है, तो बीरेंद्र चंद्र चट्टोपाध्याय थे, सोहन सिंह भकना थे, या हरदयाल थे, या श्यामजी कृष्ण वर्मा थे? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लाला हरदयाल थे। ठीक है, यहाँ पे बस हरदयाल लिखा हुआ है। आगे देखते हैं 49 पे। तो MAO जो है MAO कॉलेज अलीगढ़ जो था, अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए, जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। तो कौन थे? मिंटो थे, डनलप स्मिथ थे, या विलियम्स मॉरिस थे, या थियोडोर बैक थे? तो ये रिपीट हुआ है सवाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 50 नंबर पे। तो द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था किसने? महात्मा गांधी ने, एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सी और डी अपने आप खत्म हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। और एनी बेसेंट का क्या था? एनी बेसेंट का न्यू इंडिया करके था। ठीक है, न्यू इंडिया करके। आगे देखते हैं। तो 51 क्वेश्चन पे क्या दिया है कि ये मैगिनॉट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? फ्रांस एवं जर्मनी, यूएसए एवं कनाडा, नामीबिया एवं अंगोला, साउथ कोरिया एवं नॉर्थ कोरिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस एवं जर्मनी के बीच है। ठीक है, आप लोग नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बताइएगा क्या 38 डिग्री है? आगे देखते हैं। 52 पे दिया है कि हार्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है किसको? लाल सागर से अरन सागर को, या पर्शिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को, लाल सागर से हिंद महासागर को, या मेडिटेरियन सागर से लाल सागर को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बी होगा। ठीक है, ये ऐसे नुकीला सा भाग निकला रहता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ईरान है, तो ये वाला भाग जो है यही है, ये पर्शिया की खाड़ी हो जाएगी और यहाँ पे ये ओमान की खाड़ी हो जाएगी। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 53 पे दिया है कि ग्राउंड जीरो कहाँ है? न्यूयॉर्क, ग्रीनविच, इंदिरा पॉइंट, या श्रीहरिकोटा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, न्यूयॉर्क में है। आगे देखते हैं
54 पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थल डमरू मध्य है जो कि डेविल नेक के नाम से जाना जाता है? पहला क्रा अस्थल डमरू मध्य, दूसरा पनामा अस्थल डमरू मध्य, और सी वाला है करेलियाना अस्थल डमरू मध्य, और डी वाला कोरिंथ अस्थल डमरू मध्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्रा अस्थल डमरू मध्य। आगे देखते हैं। तो 55 पे दिया है, तो ये लदांग जो है संदर्भित करता है क्या? वृक्षारोपण कृषि, स्थानांतरित कृषि, कृषि का पदार्थ का प्रकार है, या शुष्क कृषि? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, और ये होता कहाँ है? ये होता है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया में। ठीक है, मलेशिया। आगे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 पे देखते हैं। तो दिया है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये माजुली है। ठीक है, आगे देखते हैं। 57 पे भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है? तो ये गोदावरी है। 58 पे है, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है? तो ये है देवप्रयाग। ठीक है, अब 59 पे देखते हैं। तो भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो वो कौन से है? एक नारकोंडम है और बैरन है। ठीक है, 60 नंबर पे देखते हैं। तो मेरठ में किस आइटम की शिल्प कला को जीआई टैग मिला है? ठीक है, वैसे तो खेलकूद का सामान है, लेकिन डी जो है कैंची। ठीक है, आगे देखते हैं। या तो बी होगा या तो डी होगा इसमें से। आगे देखते हैं 61 में कि भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? रांची, शिमला, श्रीनगर, देहरादून। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और 62 में दिया है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक, और 63 पे दिया है कि लोकटक क्या है? तो एक प्रकार की झील है। ठीक है, और 64 पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? ये सबको पता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क है। ठीक, और 65 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? ठीक है, तो ये बैल है। ठीक, आगे देखते हैं 66 पे। तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2014 में। ठीक है, अब आते हैं 67 पे। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है, तो ये कैमूर जिले से है। ठीक, और आते हैं 68 पे। संपूर्ण बिहार जो है भारत का पायराइट उत्पादित करता है, तो अकेले जो है बिहार 95% करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा पायराइट बिहार में होता है। 69 में दिया है कि बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो ये जमुई में। ठीक है, आगे देखते हैं 70 नंबर पे। तो दिया है कि बिहार जो है, बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो क्या उष्णकटिबंधीय सवाना, उपोष्णकटिबंधीय मानसून, गर्म एवं शुष्क, गर्म एवं शुष्क, मरुस्थल? तो मरुस्थल तो नहीं है और गर्म और शुष्क भी नहीं है, तो ये जो है राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरीके से हमारा 70 सवाल